बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को एक सिंगल शॉट के अंदर। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जान जाती है। अब न्यूमेरिकल्स को इफ़ेक्टिवली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक हल्की सी टिप है। पहले उसको समझते हैं एंड देन हम फॉरवर्ड करेंगे अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेन 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल। एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि इसमें हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को एनालाइज करना है कि उसने कौन सी चीज़ें हमें बता रखी हैं और कौन सी चीज़ जो है वो हमसे डिमांड कर रहा है, जो हमें कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप हमारे पास में होता है गेसिंग द करेक्ट फार्मूला। यानी कि अगर आपने न्यूमेरिकल को एनालाइज कर लिया, आपको ये पता चल गया कि उसने क्या चीज़ें बता रखी हैं और क्या चीज़ें उसने पूछ रखी हैं, देन आपने गेस करने के कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसको अप्लाई करने से ये जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो सकता है। थर्ड चीज़ हमारे पास में होती है अप्लाइंग द फार्मूला। यानी अगर आपको फार्मूला पता चल गया है तो आपने उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ये आपका थर्ड स्टेप होता है। तो अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल एंड जो थर्ड स्टेप है अप्लाइंग द करेक्ट फार्मूला, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप टाइम और प्रैक्टिस के साथ सीखते हो। कुछ कोशिश हम भी करेंगे यहाँ पे आपको सिखाने की जितना पॉसिबल हुआ, लेकिन ये जो सेकंड चीज़ है गेसिंग द करेक्ट फार्मूला, ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपको फार्मूलाज आते होंगे। तो इसलिए सबसे पहले फार्मूलाज को मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जिस भी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो, सबसे पहले उस चैप्टर के फार्मूलाज को याद करिए। जब आपको चैप्टर के फार्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप ये टेक्निक्स अप्लाई करिए, जिससे आपके न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ईजी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने एक फार्मूला शीट डिज़ाइन करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस फार्मूला शीट को डाउनलोड करिए और इन तमाम फार्मूलाज को अच्छे से याद करिए। देन आप न्यूमेरिकल पे जाइए, उनको सॉल्व करिए, तो आपको लगेगा कि यार न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होते हैं। यानी ये कोई एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप फाइट नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डिस्कशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ जी एम इज़ इक्वल्स टू जी ई बाई 6, वेयर जी ई इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को अगर एनालाइज करें तो हम ये लिखेंगे कि इसने कौन सी चीज़ें हमें बता रखी हैं, यानी कि हमारा गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसने बताई है वो है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि 2 सेकेंड के इक्वल है। सेकंड चीज़ जो उसने हमें बता रखी है वो है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। थर्ड चीज़ हमारे पास में है वैल्यू ऑफ जी एम, जो कि जी ई बाई 6 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे जी एम इज़ इक्वल्स टू जी ई डिवाइडेड बाय 6। अब हम जानते हैं कि जी ई की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो जी की कीमत है वो 10 के बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ पे 10 को 6 से डिवाइड करें तो 10/6 इसका आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये चीज़ें उसने हमें बता रखी हैं और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमने एल ई कैलकुलेट करना है। सेकंड चीज़ जो हमसे पूछ रहा है वो है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, चांद के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें एल एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे न्यूमेरिकल का एनालिसिस। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की। तो आप जानते हो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये हमारा फॉर्मूला है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का एक सिंपल पेंडुलम के। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखो हमें कैलकुलेट तो करनी है लेंथ, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखोगे तो जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ना इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब यहाँ पे क्योंकि लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड्स के ऊपर इसका स्क्वायर कर लो। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ बचेगा एल ओवर जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास में लेंथ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो जी है ये दूसरी तरफ जाके टी के स्क्वायर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, जबकि ये जो 4 पाई का स्क्वायर है ये जी टी स्क्वायर से होकर डिवाइड हो जाएगा।
जब आप इसको शिफ्टिंग करोगे तो हमारे पास में लेंथ का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा L इज़ इक्वल्स टू जी टी स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है लेंथ को कैलकुलेट करने का, जिसको हम यूज़ करेंगे और ज़मीन के ऊपर और चाँद के ऊपर लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके फाइनल स्टेप में, जो होता है इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन। अब इसमें करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सॉल्व आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए फार्मूला बनेगा हमारे पास में L E इज़ इक्वल्स टू जी ई टी स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर। यानी कि लेंथ के साथ में एक छोटा सा ई लगा दोगे और जी के साथ भी ई लगा देना है। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज़ को रिप्लेस करता हूँ तो जी ई की वैल्यू 10 के इक्वल है, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास में 2 सेकेंड है, 4 वैसे का वैसा, और पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं कि 3.14 होती है। अब सुनो देखो यहाँ पे हमारे पास में न्यूमरेटर में ये जो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट। और 3.14 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है 9.85। तो ये बनेगा L E इज़ इक्वल्स टू 10/9.85। जब आप 10/9.85 को सॉल्व करोगे तो लेंथ का जो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा वो होगा 1.02 मीटर। तो इस टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है इस पेंडुलम का, तो ज़मीन के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो 1.02 मीटर होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें मून के लिए, तो मून के लिए हमारा ये जो लेंथ का फॉर्मूला था जो हमने अभी सॉल्व आउट किया है, ये बनेगा L M इज़ इक्वल्स टू जी एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। अभी सिमिलरली इसमें भी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, तो जी एम की वैल्यू हमारे पास में देखो कितनी बनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसको रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा 1.6 इंटू टाइम पीरियड 2 का स्क्वेयर ओवर 4, पाई की वैल्यू 3.14। अब अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 से 4 अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1.6 ओवर 9.85, जो कि 3.14 का स्क्वायर होता है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व आउट करोगे तो फाइनली आपके पास में लेंथ का जो आंसर आएगा वो होगा 0.17 मीटर। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करके लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सरफेस ऑफ मून। तो ये था हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास में है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब सुन देखो इसने कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बता रखी नहीं, हमारा गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ उसने हमें बताई है वो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो कि 0.99 मीटर है। सेकेंड चीज़ हमारे पास में है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जो कि 4.9 सेकेंड है, और हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब अगेन देखो यहाँ पे बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है जो हमारी बुक में यूज़ हो रहा है, वो है टाइम पीरियड का। टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब सुन यहाँ पे देखो हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगेन जी जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था, आप दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करोगे। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हमारे पास में जो जी है वो डिनोमिनेटर में है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जी को शिफ्ट कर लो लेफ़्ट साइड के ऊपर, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इसको आप शिफ्ट कर दो राइट साइड पे जी की जगह पे। तो फॉर्मूला आपके पास में ये सेट हो जाएगा, जी इज़ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर वैसे का वैसा L/T स्क्वायर। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला है जी को कैलकुलेट करने का जब हमें सिंपल पेंडुलम का केस दिया जाए। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप आता है जो होती है एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे तो हमारे पास में बनेगा जी इज़ इक्वल्स टू 4, पाई की वैल्यू हमारे पास में 3.14 का स्क्वायर, एंड लेंथ जो उसने हमें बता रखी है वो है 0.99 मीटर, जबकि टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास में जो गिवन है वो है 4.9 सेकेंड। स्टूडेंट्स अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 का जो स्क्वायर है वो होता है 9.85, जबकि 4.9 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है 24.01। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास में आंसर जो वैल्यू आएगी जी की
वो बनेगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ जी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। एज एन एमसीक्यू भी आपसे अक्सर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो वो होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप कि आपका फ्लो बन रहा होगा न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने में। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट ज़रूर करिएगा। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास में है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, वेयर जी ई इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनिए हमें तीन चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। सबसे पहली चीज़ वो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो कि 1 मीटर के इक्वल है। सेकंड चीज़ है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जी ई, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जबकि तीसरी चीज़ उसने बता रखी है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो कि जी ई का 1/6 है, जिसमें लिख सकता हूँ जी एम इज़ इक्वल्स टू जी ई डिवाइडेड बाई 6, यानी कि सेम पहले न्यूमेरिकल की तरह। अब यहाँ पे जी ई की कीमत हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा जी एम इज़ इक्वल्स टू 10/6, जिसका आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑन द सरफेस ऑफ मून वैल्यू होती है जी की। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमने टाइम पीरियड को पहले अर्थ पे रखा है, तो आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि टी ई। फिर आप उसको मून पर लेके गए हो, देन आप उसका टाइम पीरियड निकालोगे, तो वो होगा टी एम के इक्वल। तो ये हमारे पास में इसका सारा डाटा है जो उसने हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, और हमसे पूछ रहा है। अब इसमें आपको पता तो चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की, और हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, वो होता है टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास में सिंपली एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे सबसे पहले अर्थ के लिए, और टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे मून के लिए और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बात करें अर्थ की, तो ये फार्मूला बनेगा टी ई इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी ई। अगर हम इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो ये बनेगा 2 वैसे का वैसा, जबकि पाई की वैल्यू हमारे पास में होती है 3.14, एंड अंडर रूट 1/जी ई की कीमत जो कि 10 के इक्वल है। अगर आप 1/10 को सॉल्व करो तो ये आंसर आता है 0.1, और 0.1 के अंडर रूट को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड बनेगा। तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिमिलरली अगर हम बात करें मून की, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में जो था टाइम पीरियड का, ये वाला, ये बनेगा टी एम इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नहीं, सिर्फ जी एम की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी। तो ये बनेगा 2 × 3.14 √1.1/1/6, यानी कि लेंथ जो है पेंडुलम की वो 1 के इक्वल है, जबकि जी एम की जो वैल्यू है वो होगी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इस सबको सॉल्व आउट करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो नियरली 4.9 सेकंड बनेगा, जो कि टाइम पीरियड होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब सुनिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि जब हमने इसको ज़मीन पे रखा है तो उसका टाइम पीरियड आ रहा है 2 सेकंड, लेकिन जब आप उसको मून पर लेके जाते हो तो टाइम पीरियड का आंसर आता है 4.9 सेकंड, जबकि हमारे पास में जो पेंडुलम की लेंथ है वो सेम है, यानी कि 1 मीटर। तो आप देखो फॉर्मूले से टाइम पीरियड का वैल्यू ऑफ जी के स्क्वायर रूट से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम आएगी, जबकि जी की वैल्यू ज़्यादा होने से टाइम पीरियड है वो कम होता है, और जी की वैल्यू कम होने से जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि मून की सरफेस के ऊपर क्योंकि जी की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 4.9 सेकेंड इस केस के अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनिए हमारे पास में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसने एक हल्का सा ट्विस्ट दे रखा है। अब वो ट्विस्ट क्या है, अब उसने हमें बता रखा है कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम है वो एक वाइब्रेशन को 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। अब ये क्या चीज़ उसने बता रखी है,
तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करते तो इसका मतलब ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। तो सिर्फ ये ट्विस्ट है जो यहाँ पे उसने घुमाने के लिए आपको बता रखा है। नेक्स्ट हमारे पास उसने जो चीज़ बता रखी है वो है वैल्यू ऑफ जी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, और आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब सुनिए हमारे पास में सेम टू सेम फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है सेम उसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। क्योंकि बात कर रहे हैं पेंडुलम की, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो अगेन आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, जो कि होता है टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्योंकि लेंथ कैलकुलेट करनी है और लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो बनेगा T² इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G। अब क्योंकि हमें यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में ये जो G है ये लेफ्ट साइड पे आके T² से हो जाएगा मल्टीप्लाई, जबकि 4 पाई का स्क्वायर जो है वो T² के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ का फॉर्मूला बनेगा L इज़ इक्वल्स टू GT² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है लेंथ का, जिसको यूज़ करके हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेम टू सेम जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल था, सेम वही चीज़ें हैं। इसमें आंसर भी आपका वही आएगा जो आपने लेंथ कैलकुलेट करी थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर मैं वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ फॉर्मूले के अंदर, तो जी की वैल्यू हमारे पास में है ऑलमोस्ट 10 के इक्वल, टाइम पीरियड हमारे पास में है 2 के इक्वल, तो बनेगा 2 का स्क्वायर, और 4 वैसे का वैसा। पाई की वैल्यू हमारे पास में होती है 3.14 का स्क्वायर। अब सुन यहाँ पे हमारे पास में देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के साथ में 4 हो जाएगा कैंसिल आउट, और 3.14 का स्क्वायर हमने पढ़ा है कि ये 9.85 के इक्वल होता है, तो बनेगा 10/9.85। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आएगा 1.02 मीटर, जो कि सेम हमारा आंसर था फर्स्ट न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट में भी। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और इसमें एक हल्का सा ये ट्विस्ट भी है, तो इसको भी नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 100 वेव्स passes through a point of a medium in 20 सेकेंड। 100 वेव्स पास करती हैं एक पॉइंट से किसी मीडियम के 20 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है उस वेव का। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो हमें ये बताना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। तो वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है आपको। अब सुनो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डाटा। अब देखो इसने 3-4 बातें हमें बता रखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले बता रखा है कि 100 वेव्स जो है वो एक पॉइंट से पास करती हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ़ वेव्स है वो 100 के इक्वल है। सेकंड चीज़ कि कितने टाइम में वो पास करती हैं, तो वो 20 सेकंड है। और फिर उसने बता रखी है वेवलेंथ जो कि 6 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो आप इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे, तो 6 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करोगे। तो जब आप 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.06 मीटर। तो ये हमारा हो गया गिवन डाटा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपको 3 चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का, सेकंड हमारे पास में है टाइम पीरियड, और थर्ड हमारे पास में है स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि आपको वी कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास में 3 चीज़ें हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब तुम देखो इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, तो आप जानते हो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ़ वेव्स इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जो वेव्स की तादाद होती है उसे फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरेट करें तो ये बनेगा F इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि N/T। सेकंड हमारे पास में चीज़ आती है टाइम पीरियड। अब सुन यहाँ पे बात ना तो सिंपल पेंडुलम की हो रही है ना मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, तो मतलब उनके फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अब यूज़ नहीं करेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है वेव्स की, फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की। तो यहाँ पे जब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम होती है तो टाइम पीरियड को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बिकॉज टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसको रिवर्स कर दो, उलट कर दो इसको, तब भी कर सकते हो। नहीं तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालो और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू 1/f, यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके टाइम पीरियड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड चीज़ हमारे पास में स्टूडेंट्स बची स्पीड। अब किसी भी वेव की अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेव इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास में ये 3 फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करके 1 बाय 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये फार्मूलाज की अरेंजमेंट होगी। अब आते हैं कैलकुलेशंस में। तो सेम स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, इन फार्मूलाज को अब आपके पास में है, इनको अप्लाई करना है, यानी इसमें वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, और आपका आंसर आता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है n/t। एन की वैल्यू हमारे पास में 100 है, जबकि टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड है, तो बनेगा 100/20। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आएगा 5 हर्ट्ज़। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। सेकंड चीज़ हमारे पास में टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 5 हर्ट्ज़ है, तो इसमें टाइम पीरियड के फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दो आप। जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे तो बनेगा t इज़ इक्वल्स टू, यानी कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू 1/5, जिसका आंसर आएगा 0.2 सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा v इज़ इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 5 हर्ट्ज़, जबकि जो वेवलेंथ हमें उसने गिवन कर रखी है वो है 0.06 मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप 6 को 5 से करवाओ मल्टीप्लाई तो वो बनता है 30। ये क्योंकि वैल्यू डेसिमल्स में है तो इसका आंसर आएगा 0.30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आएगी वेव की स्पीड। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी, अब जब भी आप किसी चीज़ को फाइंड करते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और सेकंड उसका यूनिट। जैसे देखो फ्रीक्वेंसी के साथ हम हर्ट्ज़ यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड के साथ हम सेकंड्स का यूज़ कर रहे हैं, जबकि स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इनके जो यूनिट्स हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए, तो इनको भी आपने साथ में लाजमी ऐड करना होता है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वेव स्पीड? स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या कहते हैं कि एक रिपल टैंक है जिसमें एक लकड़ी का ब्लॉक पड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला कुछ जैसे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसमें कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में बता रखी है उसने, और इनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो कि 3 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछते हैं कि ये बताओ कि ये जो वेव्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं इस रिपल टैंक के अंदर, इनकी स्पीड कितनी होगी। तो ये हमने करना है कैलकुलेट यहाँ से। अब उसमें देखो हमारे पास में अगर हम लिखें गिवन डाटा, तो हमारे पास में सबसे पहले आएगी फ्रीक्वेंसी जो कि 12 हर्ट्ज़ है। सेकेंड चीज़ हमारे पास में वेवलेंथ है जिसको लेमडा से ज़ाहिर किया जाता है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.03 मीटर। स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द वेव, तो टू फाइंड में लिखोगे स्पीड ऑफ द वेव जिसको हम v से ज़ाहिर करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? तो स्पीड ऑफ द वेव को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वेव इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो उसमें देखो जब भी आपके पास में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात होगी तो स्पीड निकालने के लिए आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब ये फार्मूला हमारे पास में है, इसमें जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्योंकि 12 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ हमारे पास में 0.03 मीटर है, तो आपके पास में जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आपस में दोनों टर्म्स को, तो आंसर आएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। बिकॉज 12 3 बार 36 होता है, तो ये डेसिमल में वैल्यूज़ है तो बनेगा 0.36 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास में स्टूडेंट्स, इसमें कहते हैं अ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। एक वेव जनरेट होती है ट्रांसवर्स वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। एक स्प्रिंग में वो ट्रैवल कर रही है जिसकी लेंथ हमारे पास में जो है वो 90 मीटर है, यानी कि जो स्प्रिंग का लेंथ है टोटल, जो हमारी वेव का डिस्टेंस बनेगा एक्चुअल में वो 90 मीटर है इन 0.5 सेकेंड। तो इसने हमें 3 चीज़ें बता रखी हैं। सबसे पहली बात उसने बताई है फ्रीक्वेंसी जो कि 190 हर्ट्ज़ है। सेकेंड चीज़ हमारे पास में है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जो वेव डिस्टेंस ट्रैवल करेगी पूरे स्प्रिंग के क्रॉस, उसको हम लिखेंगे एस के साथ, जो कि 90 मीटर है। एंड थर्ड चीज़ हमारे पास में है टाइम, कितने टाइम में वो वेव्स क्रॉस कर जाती हैं पूरे स्प्रिंग को, वो है 0.5 सेकेंड। अब सिंस यहाँ पे ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड नहीं होगा, बिकॉज टाइम पीरियड होता है एक वेव को कंप्लीट करने का टाइम,
बट इसमें जो वेव्स हैं वो पूरे स्प्रिंग को क्रॉस कर रही हैं, तो पूरे स्प्रिंग को जो क्रॉस करेगी जिस टाइम के अंदर वेव, वो टाइम इंटरवल है 0.5 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव्स, यानी कि हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वेव्स की स्पीड क्या होगी, यानी कि वी अपने कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड पार्ट सी में पूछता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, तो हमें वेव्स की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें फॉर्मूलाज कौन से यूज़ करेंगे। अब उसमें देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जब भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपको टाइम पीरियड करना होगा कैलकुलेट, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे T इज़ इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो टाइम पीरियड के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अब सेकंड चीज़ हमारे पास में आती है स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड के लिए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो वहाँ से स्टूडेंट्स हम v निकाल सकते थे अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती। अब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, लेकिन वेवलेंथ वो तो हमने करनी है कैलकुलेट ऑलरेडी, जो कि इसका पार्ट सी है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उस स्पीड की जिस स्पीड से वेव्स ट्रैवल करेंगी स्प्रिंग के लॉन्ग, तो उसके लिए आपको उस स्पीड का जनरल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि S/T। अब सिंस यहाँ पे जब आपके पास में स्पीड निकल आएगी तो फिर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है पार्ट सी के अकॉर्डिंग। तो जब हमने वेवलेंथ निकालनी होती है तो आपको सिंपली वेव इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास में वेव इक्वेशन होती है वेवलेंथ निकालने के लिए v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर आप यहाँ से लैम्डा को सेपरेट करोगे तो बनेगा लैम्डा इज़ इक्वल्स टू v/f। तो ये हमारे पास में बनेगा वेवलेंथ का फार्मूला। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में तीनों फार्मूलाज आ चुके हैं। अब इसमें जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है 1 बाय 1 और इसको कैलकुलेट कर देना है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो इसका फार्मूला है 1/f और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 190। तो बनेगा टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू 1/190। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आएगा 0.01 सेकेंड। सेकेंड चीज़ हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड्स का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्टूडेंट्स हमारे पास में देखो तो डिस्टेंस गिवन है 90 मीटर का और जो टाइम है वो हमारे पास में है 0.5 सेकेंड। तो जब आप 90 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 180 मीटर पर सेकेंड। थर्ड चीज़ हमें निकालनी है वो है वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो यहाँ पे इसका लैम्डा का फॉर्मूला है v/f। तो v की वैल्यू हमारे पास में जो हमने कैलकुलेट करी है अभी अभी वो है 180 मीटर पर सेकेंड, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास में होती है 190। तो बनेगा लैम्डा इज़ इक्वल्स टू, यानी कि वेवलेंथ लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 180/190। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.95 मीटर। तो इस तरह से हम सिंपल से फॉर्मूलाज को यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो उसको हाईलाइट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। न्यूमेरिकल नंबर 8 है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव्स एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैं क्या चीज़ें बता रखे हैं। इसमें कहते हैं कि वाटर वेव्स हैं वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं, यानी कि वेव्स की जो लेंथ है जिसे हम वेव लेंथ कहते हैं वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि लैम्डा हमारे पास में बनेगा 6 सेंटीमीटर। जब आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 100 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.06 मीटर। तो ये हमारे पास में आ गया वेवलेंथ। अब सेकंड चीज़ देखो क्वेश्चन में क्या वो बता रहे हैं आपको, वो है कि जो वेव्स हैं वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करती हैं एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 4.8 वेव्स बनती हैं या ऑसिलेशंस बनती हैं। अब हम जानते हैं कि ये तो एक्चुअल में डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो होगी 4.8 हर्ट्ज़। अब हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो दो पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द वाटर वेव एंड सेकंड चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। अब सिंस यहाँ पे देखो सिंपली ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जल्दी से अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे और ये बताओ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा अगर आपको स्पीड निकालनी है। जब हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन होगी तो जाहिर है
कि जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मौजूद होगी तो हम यहाँ पे हमेशा वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। अब आप जानते हो वेव इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल लेंगे स्पीड उसकी। सेकंड पार्ट में हमें बताना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को कैसे निकालोगे, क्योंकि अब हमारे पास में देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जब भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होगी तो टाइम पीरियड को हम निकालेंगे बाय यूजिंग 1/f। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा टाइम पीरियड का, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप टाइम पीरियड को भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी दोनों चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूलाज बन गए इनके, तो अब इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करो और इनको सॉल्व आउट करो। अगर हम बात करें पार्ट ए की जिसमें हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू रिप्लेस करो तो बनेगा स्पीड इज इक्वल्स टू 4.8 जो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एंड 0.06 मीटर जो कि वेवलेंथ की वैल्यू है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास में स्पीड का जो आंसर है वो बनेगा 28.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लो तो आपको जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 29 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास में देखो 4.8 हर्ट्ज़ हमें गिवन है। अगर आप इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस करोगे तो बनेगा टाइम पीरियड कैपिटल टी इज़ इक्वल्स टू 1/4.8। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.21 सेकेंड। तो ये था हमारा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो छोटे से फॉर्मूलाज को यूज़ करके। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves needed to cross the tank. अब सुनिए देखो इसमें क्या चीज़ें हमें बता रहा है। वो कहते हैं कि रिपल टैंक है जिसके एक सिरे से 80 सेंटीमीटर जो वेव्स है वो ट्रैवल करती हैं। तो वेव्स का जो डिस्टेंस है वो आ गया 80 सेंटीमीटर। अगर आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड करोगे तो बनेगा 0.8 मीटर। अब उसमें जो वाइब्रेटर लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 5 हर्ट्ज़ है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 5 हर्ट्ज़ एंड उनकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास में है 40 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स जब आपने मिलीमीटर से मीटर में जाना होता है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो, क्योंकि जब हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब आपने मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो। अगर हम 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 मीटर, जो कि हमारे SI यूनिट्स में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, तो वो है टाइम जो कि उन वेव्स को लगेगा उस रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए। तो हमें यहाँ से टाइम की वैल्यू करनी है कैलकुलेट। एक्चुअल में यहाँ पे ये टाइम पीरियड नहीं होगा बल्कि ये जनरल टाइम है जो वेव्स यूज़ करेंगी अपने उस टैंक को क्रॉस करने के लिए। अब सुन यहाँ पे टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं है और शायद हमने न्यूमेरिकल में कहीं पे इसको सॉल्व भी नहीं किया, यूज़ भी नहीं किया। बट देखो यहाँ पे डिस्टेंस बता रखा है, एफ लेमडा है, तो कहीं ना कहीं तो चक्कर इसमें चलेगा स्पीड का। अगर हम बात करें वेव इक्वेशन की तो चलो फॉर्मूला जनरेट करते हैं प्रॉपरली। तो अगर हम बात करें वेव इक्वेशन की तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये मान लो एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर आपके पास में एफ और लेमडा गिवन है तो आप बहुत इजीली यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो। सेकंड हमारे पास में स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। जब आपको डिस्टेंस गिवन है तो वहाँ पे टाइम आता है, तो v का फॉर्मूला होता है s/t, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। या आप तो ये करो कि सबसे पहले इस वाले फार्मूले को यूज़ करके यहाँ से आप v निकाल दो। जब आपके पास में v की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पे पुट कर दो, s की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ से आपके पास में टाइम निकल आएगा। तो एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व आउट करने का, लेकिन आप इसको एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो जो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा अभी। इसमें यह है कि अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, क्योंकि देखो तो दोनों की हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सेम है, यानी दोनों में v आ रहा है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में सेम होगी, यानी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बनेगा एफ लेमडा इज इक्वल्स टू s/t, यानी कि जब सिंपली आप इसमें दोनों का कंपैरिजन कर लो तो s/t इज इक्वल्स टू एफ लेमडा बन जाता है। अब क्योंकि हमें यहाँ से टाइम की वैल्यू करनी है कैलकुलेट, तो जो टाइम है आप उसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो जो एफ लेमडा है वो लेफ्ट साइड पे आके टाइम की जगह पे डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा t इज़ इक्वल्स टू s/एफ लेमडा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया टाइम को कैलकुलेट करने का, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसे आसान लगे तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो
या फिर वो तरीका भी यूज़ कर सकते हो जो हमने आपको पहले बताया है, यानी कि आप इसमें एफ़ और लैम्डा की वैल्यू यूज़ करके सबसे पहले स्पीड निकाल दो। जब आपके पास में स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उसमें डिस्टेंस और स्पीड की वैल्यू पुट करके वहाँ से टाइम की कैलकुलेशन कर लो। तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, तो जो आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई करो और ख़ुद से प्रैक्टिस करो। बट यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया है अभी, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ तो बनेगा टी इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस की वैल्यू 0.8 मीटर, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 5 हर्ट्ज़ है, जबकि वेवलेंथ हमारे पास में है 0.04 मीटर। अगर हम इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा, बल्कि ऊपर 0.8 वैसे का वैसा रहेगा। अगर देखो 5 4 बार 20 होता है, तो 5 को जब आप 0.04 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो बनेगा 0.2। अब सिंपली आप समझो कि ऊपर 8 है और डिनोमिनेटर में 2 है। जब हम 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आता है। तो टाइम का जो आंसर हमारे पास में वो होगा 4 सेकेंड, यानी कि जो वेव्स हैं वो 4 सेकंड में रिपल टैंक को क्रॉस करके दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करोगे इसके अंदर, तब भी आपका जो आंसर है वो सेम टू सेम यही आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, जो कि इस चैप्टर का आपका फाइनल न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और 90 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। वेयर 1 मेगा इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6। द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब सुन देखो यहाँ पे उसने कौन सी चीज़ें हमें बता रखी हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसने हमें बता रखी है वो है फ्रीक्वेंसी, जो कि 90 मेगा हर्ट्ज़ है। अब ये कैसा पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी है? तो स्टूडेंट्स, जब हमें चीज़ें डायरेक्टली ना बता रखी हों, यानी कि इनडायरेक्टली आप उसके यूनिट्स को देखो यहाँ पे, तो हमारे पास में हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो यहाँ पे 90 मेगा हर्ट्ज़, ये मेगा एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू भी उसने हमें बता रखी है 10 टू द पावर 6। तो ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होगी। तो 90 मेगाहर्ट्ज़ हमारे पास में अगर फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम इसको अपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो आप इसमें 1 मेगा की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा 90 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज़ बन जाएगा। सिमिलरली सेकेंड चीज़ उसने हमें बता रखी है वो है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स, जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। और हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स, यानी कि लेमडा आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो आई होप का समझ तो आ गया होगा आपको कि फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है और वेवलेंथ है। तो यूज़ करोगे वेव इक्वेशन, यानी कि v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब यहाँ से अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो फॉर्मूला बनेगा लेमडा इज़ इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय एफ। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में v की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास में है 90 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में ये जो 10 टू द पावर 6 है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -6। अब हम जानते हैं कि जब बेसेस जो हैं वो सेम होती हैं तो पावर्स आपस में एडअप हो जाती हैं। तो बनेगा 8 - 6, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 - 6 डिवाइडेड बाय 90। अब समझ आप जानते हो कि जब आप 8 में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा +2। और जब आप 10 टू द पावर 2 की बात करते हो तो एक्चुअल में ये 100 होता है। और अगर हम 100 को 3 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 300। तो ये बनेगा लेमडा इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 90। अब यहाँ पे देखो तो आप 0 को 0 से काट सकते हो, तो बाकी बचेगा 30/9। तो जब हम 30/9 को सॉल्व आउट करेंगे तो वेवलेंथ का आंसर आएगा 3.33 मीटर। तो ये था हमारा फाइनल आंसर इस फाइनल न्यूमेरिकल का। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई मिस्टेक नज़र आए, कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी डाउट हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसे कवर करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर आपको ये लेक्चर वाकई में यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।